वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बीएल पाटीदार। आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर और मुझे 8 साल का अनुभव आईटीआई में अनुभव है। 8 साल का पढ़ाने का और ट्रेनिंग का, और 3 साल का अनुभव मुझे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का है। एमपीपी भर्ती परीक्षा 2024 आज ये हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वायरिंग से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पहले पूछे गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार हमें नहीं बनते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमसे छूट जाते हैं अक्सर, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इनके क्वेश्चंस लेकर हम आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आगे भी हम 2 या 3 दिन के डिफरेंस में डेली वीडियो अपलोड करेंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए मैं ला सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल आपकी तैयारी में सहयोग करना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार एक शक्ति परिपथ में 16 एम्पीयर 250 वोल्ट 3 पिन सॉकेट की अधिकतम संख्या होती है। पावर परिपथ की बात कर रहा है यहाँ पर ये। पावर परिपथ में हम लोग कितने उप परिपथ में हम कितने पॉइंट लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। पावर परिपथ में कितने पॉइंट हम ले सकते हैं मैक्सिमम किसी एक कोड के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 2 पॉइंट। ये आप विशेष ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एसडब्ल्यूजी से तार का आकार मापने की परास क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन भी ये वायरिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि जब हम वायरिंग करते हैं तो वायर का स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड वायर गेज से मेजर किया जाता है, तो कभी उसकी रेंज भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0 से 36। ये ध्यान रखना, ये मैंने वायर गेज का यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी रखा है। ये 0 है और लास्ट जो पॉइंट है वो ये 36। ठीक, ये ध्यान रखना है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्ति परिपथ अधिकतम भार होता है। जो पावर सर्किट है, सब सर्किट, उसमें मैक्सिमम लोड हम कितना लगा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3000 वाट। ध्यान रखना आप, 3000 वाट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक लाइट एवं फैन परिपथ में अधिकतम उपभोग बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? लाइट और फैन परिपथ में उपभोग बिंदुओं की संख्या 10 होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 10। ऐसे ही एक लाइट और फैन परिपथ में अधिकतम भार कितना होता है, मतलब एक बोर्ड पे हम लोग कितना लोड लगा सकते हैं? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 800 वाट। ध्यान रखना आपकी मैक्सिमम लोड हम कितना लगा सकते हैं? 800 वाट। ये जो चारों क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन, ये सब आईएएस बीआईएस रूल के अकॉर्डिंग डिजाइन रहता है सारी चीजें। जो बीआईएस रूल है उसमें मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम पॉइंट, सारी चीजें दी हुई है। तो उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये भी एक बीआईएस का ही क्वेश्चन है कि एक नियंत्रण स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? जो आपका स्विच बोर्ड रहता है घर में, उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होती है? अभी वायरिंग जब होती है घर में, तो किसी भी जहाँ सूटेबल होता है वहाँ हम लोग बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बीआईएस रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो उसकी साइज होती है 1.3 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब इसका आंसर हो जाएगा 1.3 मीटर। नेक्स्ट है, छत के पंखों की ब्लेड तथा फर्श से न्यूनतम कितनी दूरी का अंतर रखा जाना चाहिए? जो आपके फैन की ब्लेड की जो डिस्टेंस है फर्श से लेकर, वो कितनी होना चाहिए? ये भी बीआईएस रूल का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2.4 मीटर। अब ये वायरिंग के क्वेश्चन है, डिफरेंट वायरिंग, गोदाम वायरिंग का ये क्वेश्चन है कि 4 लैंप की गोदाम वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। 2 टू वे स्विच, 3 टू वे स्विच, 4 टू वे स्विच या 5 टू वे स्विच? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टू वे स्विच। अब यहाँ पर देखिए आप, ये इसका वायरिंग डायग्राम है।
यहाँ पर टोटल कितने लैंप है? 1, 2, 3, 4 4 लैंप है और 2 स्विच कितने हैं? 1, 2, 3 4 लैंप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2 वे स्विच कितने यूज़ कर रहे हैं? 3 और 1 स्विच है आपका 1 वे स्विच। तो ये तो ऑप्शन मैंने केवल 2 वे स्विच वाला ऑप्शन दिए थे यहाँ पर। एग्ज़ाम में अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वायरिंग के ऊपर। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि 1 1 वे स्विच और 3 2 वे स्विच। मैंने 4 लैंप के लिए क्वेश्चन दिया है। एग्ज़ाम के अंदर 3 लैंप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 लैंप में 1 1 वे स्विच और 2 2 वे स्विच। ठीक है? 4 लैंप है, 4 स्विच यूज़ होंगे, लेकिन 1 वन वे स्विच यूज़ होगा और बाकी 3 टू वे स्विच यूज़ होंगे। अगर 3 लैंप होंगे, तो 1 वन वे हो जाएगा और 2 टू वे स्विच यूज़ हो जाएँगे। ध्यान रखना आप। एक और चीज़, कई बार ये डायग्राम वहाँ पर आपको ऊपर दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन-सी वायरिंग का डायग्राम? तो आपको वायरिंग डायग्राम भी अच्छे से याद करना है। एक बार आप अपने कॉपी में इसको बना के प्रैक्टिस कर लें, आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लैंप की सुरंग वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। अब ये सुरंग वायरिंग का क्वेश्चन है। 2 टू वे स्विच, 3 टू वे स्विच, 4 टू वे स्विच या 5 टू वे स्विच। तो सुरंग वायरिंग में आप लोग ध्यान रखना, सुरंग वायरिंग में सारे के सारे टू वे स्विच यूज़ होंगे। अगर 4 लैंप है, तो 4 टू वे स्विच हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखिए इसका ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम है। ये 4 लैंप है, 1, 2, 3, 4 और ये 1, 2, 3 और ये 4 चारों के चारों क्या हैं? आपके टू वे स्विच है। इसमें भी 3 लैंप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर 3 लैंप होंगे, तो 3 टू वे स्विच होंगे। ध्यान रखना, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये कौन-सी वायरिंग का डायग्राम है। तो आप इसकी भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना बनाकर, ताकि जब भी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे गलत बिल्कुल ना हो। अगला क्वेश्चन है, थिन लैंप की हॉस्टल वायरिंग में कितने टू वे स्विच प्रयोग किए जाते हैं? ये हॉस्टल वायरिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें हॉस्टल वायरिंग में ध्यान रखना कि एक तो वन वे स्विच यूज़ होता ही होता है, तो बाकी 3 जो होंगे वो टू वे स्विचेज़ होंगे। 3 लैंप में 3 टू वे स्विच और 1 वन वे स्विच, जिसको हम मास्टर स्विच भी कहते हैं। जो मास्टर स्विच रहता है वो हॉस्टल वार्डन के पास होता है और टू वे स्विच जो होते हैं बाकी ये तीनों अलग-अलग स्टूडेंट के जो हॉस्टल के कमरे हैं वहाँ पर लगे होते हैं। तो आप इसका भी वायरिंग डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने 3 लैंप का दिया है क्वेश्चन, एग्ज़ाम में 4 लैंप का आए या 5 लैंप का आए, आपको ध्यान रखना है कि 3 लैंप में 3 टू वे स्विच, 4 लैंप में 4 टू वे स्विच और 1 वन वे स्विच तो फिक्स रहेगा मास्टर स्विच, ये हमेशा लगा रहेगा आगे ही आगे। ध्यान रखना आप लोग बिल्कुल। वायरिंग डायग्राम भी आपको याद रखना है ताकि जब भी आपसे ये लेआउट दे दे और पूछे कि ये कौन-सी वायरिंग का लेआउट है, तो आप आसानी से उसको सोल्व कर सकें क्वेश्चन को। मतलब ये 3 क्वेश्चन है वायरिंग रिलेटेड मैंने दिए हैं, इसमें आपके मल्टीपल 6-7 क्वेश्चन बन जाएँगे। वीडियो को मैं इसलिए जल्दी-जल्दी ले रहा हूँ कि आप कम टाइम अब क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और टाइम पास हमें नहीं करना है और मुझे वीडियो को लंबा नहीं लेना है। मुझे वॉचिंग टाइम भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सोल्व करें और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाइए, सीख के जाइए, ताकि आप ज़्यादा मार्क्स ला सकें और आप अपनी सीट सिलेक्शन के लिए सीट बुक कर सकें। नेक्स्ट है, बायोनेट कैंप लैंप होल्डर का उपयोग कितने वाट तक के लैंप के लिए किया जाता है? 2 टाइप के लैंप होल्डर चलते हैं, एक बायोनेट कैप और एक गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। तो बायोनेट कैप वाला जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 200 वाट तक। 200 वाट के ऊपर जितने भी यूज़ होंगे वो सब गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप के यूज़ होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर का उपयोग किस प्रकार के लैंपों में किया जाता है? सीएफएल लैंप, ट्यूब लाइट, बड़े मरकरी लैंप या सोडियम लैंप या फिर एलईडी लैंप। तो ध्यान रखना है कि ये सब कम पावर के हैं। ट्यूबलाइट 40 वाट की होती है, सीएफएल लैंप भी कम वाट का होता है, एलईडी लैंप भी कम वाट का होता है। वो जो गोलियत एडिशन स्क्रू है वो ज़्यादा पावर के या ज़्यादा वाट के लैंप के लिए यूज़ किया जाता है।
ज़्यादा पावर वाले लैंप कौन से हैं? बड़े मरकरी लैंप या सोडियम लैंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वायरिंग में हमें कई बार इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करना होता है वायर का, तो उस क्वेश्चन को मैंने इस टॉपिक के अंदर डाला है। ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मेज़रमेंट करते हैं कुचालक प्रतिरोध का या इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, तो मेगर के द्वारा किया जाता है। तो मेगर के द्वारा किया जाता है तो मेगर की जो रीडिंग होती है वो किसमें होती है? मेगा ओम में। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कार्टेज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और हाई रेप्चरिंग फ्यूज। ये सारे के सारे डिवाइस सेफ्टी के लिए यूज की जाती है और करंट के लिए यूज की जाती है। इनमें जो रिवायरेबल फ्यूज है वो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने के बाद बर्न आउट होता है या उसका वायर पिघलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज या रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी ये फिक्स इनका इसका फ्यूजिंग फैक्टर थोड़ा सा 1.4 के आसपास होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए अतिरिक्त करंट की जो बात हो रही है वो इस फ्यूज के लिए की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अर्थ लीक से सुरक्षा प्रदान करती है? फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी या रिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईएलसीबी। अब ईएलसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखना है। एमसीसीबी भी एक होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेन केस सर्किट ब्रेकर। इन सभी के फुल फॉर्म आप लोग याद रखना। हो सकता है कोई क्वेश्चन इनके फुल फॉर्म के ऊपर भी पूछ सकते हैं। होगा तो मैं एक वीडियो जो भी फुल फॉर्म है उनके ऊपर एक 15-20 क्वेश्चन बनेंगे, उनके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा या वन लाइनर क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ताकि कम टाइम में आप लोग सब के सब फुल फॉर्म याद कर लें। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों के लिए किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, सॉकेट, एमसीबी, स्विच या कनेक्टर। तो सेफ्टी डिवाइस कौन सी है आपकी? एमसीबी। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। पूछ सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन। और एक्चुअली कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है तो मेरिट बनती है, जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उन दोनों के बीच में 3 या 4 मार्क्स का ही अंतर होता है। जिसके 4 मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो मेरिट के अंदर आ जाते हैं, जिसके 3 या 4 मार्क्स कम होते हैं वो बाहर या वेटिंग में होते हैं। तो आपको भी 3 या 4 मार्क्स ज़्यादा लाकर मेरिट के अंदर रहना है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि इस टाइप नॉर्मल क्वेश्चन जो ईज़ी क्वेश्चन है वो तो हर एक एवरेज स्टूडेंट उसको पूरा कर लेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केवल सिलेक्शन पाने वाले ही करते हैं। तो ध्यान रखना आप भी कि आपको भी उस रेंज में आना है, सिलेक्शन वाली लिस्ट में होना है आपको, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से कवर करके जाएँ, कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन-सी वायरिंग उपयुक्त है? टेम्परेरी वाइंडिंग या कोई भी अस्थायी प्रतिष्ठान, कोई शॉप वगैरह या छोटी-मोटी इंडस्ट्री वगैरह की बात करें हम लोग, वेयर हाउस या इस टाइप से कोई चीज़ टेम्परेरी लगा रखी है हमने कुछ टाइम के लिए, 3-4 महीनों के लिए, तो वहाँ पर हम लोग प्लेट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेट वायरिंग। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग का नाम क्या है? ये वायरिंग डायग्राम जो है कौन-सी वायरिंग का है? तो ध्यान रखना है आपको, ये वायरिंग किसकी है? सीढ़ी वायरिंग की है। स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं जिसको हम लोग, सीढ़ी वायरिंग। इसमें कितने स्विच लगे हैं? 2 टू वे स्विच लगे हैं और एक लैंप लगा हुआ है।
किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा है? तो जहाँ पर धूप और बारिश का खतरा रहता है, वहाँ पर हम लोग बेटन वायरिंग का यूज़ नहीं करते हैं। अलग-अलग वायरिंग होती है, लीड वायरिंग, बेटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, मेटल कंडक्ट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग। तो बेटन वायरिंग बारिश में और धूप से जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग वहाँ पर नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस वायरिंग प्रणाली में आग लगने का खतरा सबसे कम होता है? तो मेटल कंडक्ट वायरिंग जो है आपकी, इसमें आग लगने का खतरा सबसे कम रहता है। बाकी इनमें खतरा बना हुआ रहता है, आग लगी तो थोड़ा-सा फैल सकती है, बाकी मेटल है तो इसमें बाहर से आग लगने का खतरा इतना नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मेटल कंडक्ट वायरिंग। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँ, तो थोड़ा-सा आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए और आपको जो भी टॉपिक में डाउट है या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, डिटेल में समझना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं उसके ऊपर आप लिए क्वेश्चन्स या मटेरियल लेके आऊँगा और इस मेहनत अगर आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप भी इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना नॉलेज आप अ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही नॉलेज आपका बढ़ेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।